नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने विस्तार से चर्चा की है, देश को आगे की दिशा भी दिखाई है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी था और हम सबके लिए भविष्य के लिए काम पर मार्गदर्शक भी था। इसे जिसने जैसा समझा वैसा समझाया। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास पर यहां बहुत कुछ कहा गया। इसमें कठिनाई क्या है, यह तो हम सबका दायित्व है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे इसके लिए कोई अपेक्षा करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और रोड मैप भी सूट नहीं करता। इतना बड़ा दल एक परिवार के लिए समर्पित हो गया, उसके लिए यह संभव ही नहीं है। सभापति जी, विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है। हमें डेमोग्राफी का डिविडेंड, उस पर हमारा भी बल है। जो अभी स्कूल कॉलेज में है, वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं। और इसलिए उनके अंदर एक स्वाभाविक भाव है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे देश की विकास बढ़ेगी। और जो उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक प्रकार से विकसित भारत का बेस हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के नौजवान है, वो हमारा सामर्थ्य है। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को, इस बेस को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया, जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होते रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। 3 दशक के अंतराल, इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। उसमें एक की मैं चर्चा करता हूं, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। देश आजाद हुआ, लेकिन ये कुछ गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं जकड़ के रखा था ना, उसमें ये हमारी भाषा भी थी। हमारी मातृभाषा के साथ घोर अन्याय हुआ और गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, वंचित का बच्चा वो इसलिए रुक जाए ताकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। ये उसके साथ घोर अन्याय था। और सबका साथ सबका विकास का मंत्र मुझे चैन से सोने नहीं देता था। और इसमें मैंने कहा कि देश में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में डॉक्टर बने, मातृभाषा में इंजीनियर बने। जिनको अंग्रेजी भाषा पढ़ने नसीब नहीं हुई, उनके सामर्थ्य को हम रोक नहीं सकते। हमने बड़ा बदलाव किया है और उसके कारण आज गरीब माँ का, विधवा माँ का भी बच्चा आज डॉक्टर इंजीनियर के सपने देखने लगा। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का हमने विस्तार किया है। 10 साल पहले करीब 150 एकलव्य विद्यालय थे, आज 470 है, 470 हो। और अब हम 200 और ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने सैनिक स्कूलों में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और सैनिक स्कूलों में हमने बेटियों को भी प्रवेश की व्यवस्था की। आप स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे। पहले बेटियों के लिए उसके दरवाजे बंद थे और आप भी जानते हैं कि सैनिक स्कूलों का महात्मा क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है, जिसने आप जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है। अब वो अवसर मेरे देश की बेटियों को भी मिलेगा। हमने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल, और अभी हमारी
सैकड़ों बेटियां देशभक्ति के इस माहौल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और देश के लिए जीने का जज्बा सहज रूप से उनके भीतर पनप रहा है। आदरणीय सभापति जी, युवाओं के ग्रूमिंग में एनसीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम में से जो भी एनसीसी के संपर्क में रहा है उसे मालूम है कि उस उम्र में और उस कालखंड में एक बहुत सुनहरा अवसर होता है व्यक्ति के विकास में, सर्वांगीण विकास में। उसको एक एक्सपोजर। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध किया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाता से कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? ये कोई तरीका है? प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया, लेकिन उन्हें जिस तरह मिलिट्री प्लेन में वापस भारत भेजा गया वो अमानवीय है, वो अपराधी नहीं है। भारत को कहना चाहिए कि ये उचित नहीं है। तो अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संसद में जवाब दिया। जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस स्वदेश बुलाना सभी देशों का दायित्व है। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ, यानी उन्हें डिपोर्ट पहली बार नहीं किया। साल 2009 में पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया। सबसे ज़्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं, जिससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal abroad, this is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers years-wise as available with तो अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया और अब नतीजों का इंतजार है। इस सीट पर नतीजे 8 फरवरी को आएंगे और इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय निर्वाचन आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में लगे आरोपों पर कहा कि यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग तो मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। और उधर चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि संसद सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और स्पीकर के सामने चुनाव आयोग के लिए कफन पेश कर दिया। भारत की संसदीय कार्रवाई में अब तक ऐसा कुकृत्य
कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसे मृत बताना और इसके लिए कफन पेश करना लोकतंत्र पर आघात हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहाँ के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहाँ भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहाँ से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर। सोचिए, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको। ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है और चुनाव आयोग को कफन देना पड़ेगा, अर्थात सफेद कपड़ा देना पड़ेगा। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। देखिए, मैं भी लगातार ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल हो चुकी है। चुनाव आयोग से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हेल्पलेस हो, उसका कुछ कहीं चलते ही नहीं है, कहीं कुछ वो करते नहीं, आंख मूंद लेते हैं सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष का वो तुरंत नोटिस जारी कर देते। तो देश की जनता वो धीरे धीरे चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म हो रहा है। कहाँ टीएन सेशन का जमाना? टीएन सेशन को लोग आज भी याद करते हैं। पिछले 2014 के बाद किसी चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई याद करता है कि उसने कुछ किया? तो चुनाव आयोग की तो कोई जो है बिल्कुल जो है वही नहीं रह गई है प्रभावशालीता। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके। अब लोगों को 8 फरवरी का इंतजार है, जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। हालांकि चुनाव के परिणाम से पहले ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश में है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया
भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं। जब जब हमने कहा तब तब हुआ, लेकिन आप लोग हमारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि शेर सिंह डागर नाम के एक व्यक्ति ने हमारे विधायक को पहले खरीदने की कोशिश की थी 2013 के चुनाव के बाद। उसके बाद कई और विधायकों को उस समय भी खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस प्रकार का प्रयोग बीच बीच में बीजेपी ने किया और 2-4 केसेस में वो सफल भी हुए। पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज से भी दबाव बन जाए वो तरीका इस्तेमाल करके विधायकों को तोड़ते हैं। हमने बहुत कोशिशों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद दिल्ली को बचाया। इनके प्रयास में कब कहां कमी रही? इन्होंने तो हमेशा प्रयास किया। देखिए, ऐसा है कि सही और उचित समय पर हम सारी जानकारी साझा करते हैं। इस केस में भी वही करेंगे। हमारी निगाह बनी हुई है सारी परिस्थितियों पे और हिडन कैमरा लगाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो कॉल आती है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने साफ तौर पे अपने विधायकों को निर्देशित कर दिया है। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है, जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत, बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। तो हमने अपने विधायकों को सचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, अपने सभी लोगों को सजग रहने के लिए किया है। लेकिन 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। नंबर 1, काउंटिंग से पहले 8 फरवरी के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद फरोख्त और तो लोकतंत्र को कुचलने का, तोड़फोड़ करने का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, वो प्रयोग उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया है, जिसको कई बार वो लोग ऑपरेशन लोटस और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में जहां अरविंद केजरीवाल को जोरदार झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी के नेता इन आंकड़ों से बेहद खुश हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के लोग आप और अरविंद केजरीवाल से नाराज थे और सत्ता परिवर्तन चाहते थे। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। कर दी और बीच बीच में भी करता रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और दिल्ली क्या, हरियाणा में जहां पर कोई भी एग्जिट पोल नहीं कह रहा था, कोई भी एजेंसी नहीं कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन अनिल विज कह रहा था भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है। और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इलीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जमते कोई और है, रोटियां हम खिलाते हैं, क्यों? जिन्होंने जम्मे हैं जाए वहां पे, हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए कि उनको उनके ही देशों में
पहुंचाया जाना चाहिए। दिल्ली की महान जनता ने तय कर लिया है कि हम सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन भी कराएंगे और काट की हड्डियां एक बार चलती है। केजरीवाल जी का झूठ ने 2 सरकार बना ली। अब राज्य की जनता को पता चल गया है कि यदि अलग अलग सरकारें होती हैं तो 5 साल तू में आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे की कोर्ट में बॉल फेंकने होता है। इसलिए अब वो भाजपा की सरकार इसलिए बना रहे हैं कि एनडीएमसी में भाजपा, राज्य में भाजपा और केंद्र में भाजपा होगी तो किसी की कोई बहानेबाजी नहीं होगी और आरोप प्रत्यारोप और तू में का दौर बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है। केंद्र सरकार का खासतौर से बजट दिल्ली राज्य के लिए जो संकल्प पत्र है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत से वहाँ पर पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल जी किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपीय का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। जी से ये बुझो, एक तरफ तो वो कह रहे हैं एक्टिव होकर वो भारतीय जनता भाजपा के एजेंडे को चला रहे हैं, तो एजेंडे को कौन चलाएगा? मरा हुआ व्यक्ति चलाएगा, जिंदा चलाएगा? आप ये बताइए मुझे। आप दूसरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के वो मंच पर साझा हुए थे दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि सीबीआई और ईडी कांग्रेस का तोता है और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब उससे ही कंफर्म कर ले केजरीवाल से, वो भी कहते थे काम कर रहे हैं। तो अगर वो तब काम कर रही थी संस्थाएं, तो इन लोगों का क्या है कि अपने लिए जीवन जीते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम की ये लोग रोटी खाना चाहते हैं, ये सब लोग, और बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनके संविधान के साथ मजाक उड़ाते हैं। उम्मीद करता हूं कि एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। तो परसों का परिणाम आने दीजिए। ये टिप्पणी गैर जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया तो अखिलेश यादव को सफेद कपड़ा देने से पहले खुद स्वयं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि जनता जनार्दन कभी भी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में कोई गलती नहीं करती। पहले आपके वादों को उन्होंने भरोसा करके आम आदमी पार्टी को 2 बार मौका दिया, पर 10 साल की पूरे शहर की जो दुर्दशा हुई, वो लोगों के बीच में जब हम गए तो उनके बातों में, उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लोग बहुत हताशा महसूस कर रहे थे अपनी स्थिति को देखते हुए और बहुत परेशान थे अपनी स्थिति से। तो ये जो चुनाव का एग्जिट पोल है, ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। चारों तरफ टूटी हुई गली नाली सड़क, सीवर का बहता पानी, पीने के लिए पानी नहीं था और लोग परेशान थे। तो आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ 10 साल में किया होता तो उनकी परफॉर्मेंस चेक होती। अब उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, तो उसका रिजल्ट उनको सामने मिलेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम योगी 2 दिन के लिए अपने पैतृक गांव में रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने और उन्होंने पहले मानगढ़ वासनी देवी के दर्शन पूजन किया और फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद वो अपने पैतृक गाँव पंचूर में आयोजित पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे। 6 और 7 फरवरी को अपने पैतृक गांव यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने गांव पंचूर में रहेंगे, जबकि 8 फरवरी की सुबह यूपी के लिए रवाना होंगे। देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर
क्या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। प्लान एक चुनौती है हम सबके सामने और ये केवल मातृभूमि से ही कटने की चुनौती नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। विकास के इन कार्यक्रमों के साथ साथ हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों को जोड़ना पड़ेगा और मुझे प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी को। कनेक्टिविटी के लिए भी और सिंचाई के लिए भी बेहतर प्रबंधन उनके माध्यम से प्रारंभ हुआ। हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की योजना भी गांव-गांव पहुंच रही है। शिक्षा में नए-नए केंद्र खुल रहे हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में यहां पर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय जुलाई से प्रारंभ होगा। स्टेडियम के निर्माण का कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। अन्य कार्यों के लिए हम लोगों के स्तर पर भी जो योगदान होगा हम लोग भी उसमें योगदान देंगे। समस्या साधन की नहीं है, समस्या है उस साधन का बेहतर उपयोग करते हुए एक एक छात्र आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, स्थानीय स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आत्मनिर्भर जो होगा वही विकास भी करेगा, वही विकसित भी होगा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें बेहतर प्रयास करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनजीत सिंह नेगी जी को, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इसी उत्तराखंड की भूमि के सपूत हैं, उनकी स्मृतियों को इन्होंने जीवंत बनाया और उनकी स्मृति में जगह जगह स्मारक बनाना, उनके कार्यक्रमों को अनवरत आगे बढ़ाने के साथ जुड़ना और जुड़ना ही नहीं। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।